अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबके साथ आज 2-3 अहम खबरें शेयर करूंगी इस व्लॉग में। एक तो आपको बता रहे हैं जनाब कि कप्तान का क्या हाल है। एक वीडियो पैगाम सामने आ चुका है और वो वीडियो आपको कुछ हाल अहवाल बता रही है खान साहब का, क्योंकि फिलहाल तक तो उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इस पर बात होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि निगरान वजीर आजम का नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और कुछ नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी है इसके ऊपर बात करेंगे। एक और खबर है जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से, और उन्होंने क्या किया है। अब बातें तो वो बहुत कर रही थी पिछले दिनों, लेकिन अल्टीमेटली उनकी अपनी एक वीडियो आ गई है खतरनाक सी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक प्रेशर में भी आई हैं। तो उसके ऊपर भी आपको तफसीलन आज के व्लॉग में आगाह करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जी खान साहब का हाल अहवाल आपको बता दें। अगरचे सिक्योरिटी वहां पर बड़ी सख्त है और कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है और किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, कोई भी वहां पर पास तक नहीं जा सकता अटक जेल के, और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको यही बताया जा रहा है कि जनाब बिल्कुल कोई भी अलाउ ही नहीं है कि वो अंदर जा सके और किसी किस्म की कोई खबर अंदर से ला सके। और उनके वकला भी रात से उधर मंडला रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को भी कोई एक्सेस नहीं दी जा रही। इवन कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने हैं, लेकिन वो भी उनको परमिशन नहीं मिल रही है। अभी कुछ खबरें कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर जरूर ये फ्लैश हो रही थी कि इमरान खान साहब को वहां पर बी क्लास दे दी गई है फाइनली, जो इससे पहले सी क्लास में रखा गया था उन्हें, लेकिन बी क्लास दे दी गई है। तो अब मेरी उस पर खबर ये है कि सी क्लास तो अटक जेल में ऐसा है ही नहीं, और जब वहां पर उसकी यानी ऑलरेडी तो ऐसा कोई अरेंजमेंट मौजूद नहीं था, लेकिन अब मेरा अंदाजा ये है कि इन्होंने या तो सिर्फ ये एक फेक खबर पहुंचाई है ताकि, क्योंकि मीडिया पर इस पर बड़ा शोर मच रहा था कि जी उन्हें बी क्लास क्यों नहीं दी गई। उनका एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक राइट भी है, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली वैसे भी उनके जुर्म की नौयत कोई इस किस्म की नहीं है कि उनको आप एक सी क्लास थर्ड क्लास किस्म की जेल में रखें। तो इस पर काफी शोर हंगामा बरपा था, तो एक जाहिर है कि फिर उस पर तूफान मच रहा था। इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल इस पर सारी नजरें रखे हुए, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कवरेज हो रही है खान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद की सिचुएशन के ऊपर। तो उसके बाद ये खबर जरूर मीडिया में दे दी गई है कि ये उन्हें बी क्लास फ्राहम कर दी गई है, लेकिन आई डाउट कि पता नहीं ऐसा है या नहीं। मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि शायद ऐसा नहीं है। एक तो सी क्लास जेल ही सिर्फ वहां पर है, बी क्लास तो अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन मे भी एक छोटा मोटा एक ऑप्शन हो सकता है ये कि शायद उन्हीं के एक उसी रूम को ही थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दिया गया हो, मतलब उन्हें कोई एक आध पलंग वहां पर फ्राहम कर दिया गया हो, या शायद कोई अखबार या टीवी वगैरह फ्राहम कर दिया गया हो, और फिर बाद में ये खबर दे दी गई हो कि जी ये बी क्लास की हमने सहूलियात दे दी हैं। तो मे भी कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट कर दिया गया हो, लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि वहां पे कोई प्रॉपर रूम है या प्रॉपर उन्हें कोई सहूलियात मुयसर हैं, तो वो ऐसी कोई सूरत हाल एग्जैक्टली तो वहां पर हो नहीं सकती। तो बहरहाल जी जो मेजर ताहिर सादिक साहब हैं उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है, जो कि आप मालूम है कि अटक से पीटीआई के रहनुमा हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो उनके सोर्सेज है वहां पर उनके थ्रू उन्हें ये पता चलता है कि खान साहब हाई स्पिरिट्स में हैं, खुश हैं, हशाश बशाश हैं, और रात की भी उन्होंने खबरें दी हैं कि खान साहब जो हैं वो मुसलसल रात में महवे इबादत रहे हैं और वहां पर वो नवाफिल अदा करते रहे हैं और अल्लाह ताला की हुजूर इबादत में मशगूल रहे हैं, और वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं और बिल्कुल किसी किस्म की उनके रवैये में या उनकी तबीयत में किसी किस्म की कोई गिरानी नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल अपने आप को हाई स्पिरिट्स में महसूस कर रहे हैं। और उनका पैगाम भी यही है कि सब हौसले और हिम्मत में रहें, कारकुनान भी, क्योंकि उनका जो कप्तान है वो भी बिल्कुल हौसले और हिम्मत में है। तो ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है। बाकी मेजर ताहिर सादिक साहब ये जरूर बता रहे थे कि उनकी तरफ से जो कोशिश भी की जा रही है अगर कि भी उनको कोई थोड़ा सा बेहतर सहूलियात दी जाए, खाना वाना पहुंचाया जाए, तो वो बहरहाल अभी तक शायद उस तरह से अलाउ नहीं हो सका है। तो ये तो जी खान साहब की अपडेट थी। अब जाहिर है जब आप ये देख रहे होंगे तो मेरा ख्याल है मंडे ऑलमोस्ट शुरू हो चुका होगा, और फिर उसके बाद दिन के वक्त उनके वकला को एक्सेस भी दे दी जाएगी होपफुली, और फिर आगे उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप देखेंगे कि अदालत में चैलेंज होना शुरू हो जाएंगे मामला। लेकिन अगेन जो ज्यादातर कयास राइयां हैं वो यही हैं कि इस केस में उन्हें रिलीफ मिल भी जाए तो उसके बावजूद भी उन्हें किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा, और फिल वक्त उन्हें जल्दी छोड़ने का इरादा बज़ाहिर नजर नहीं आता। तो एक तो ये खबर है। दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि जनाब निगरान वजीर आजम का जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, और इस सिलसिले में
2-3 नाम बड़े गर्दिश में जो कर रहे थे, पहले इसहाक डार साहब का और कल परसों से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम बड़ा गर्दिश कर रहा था, लेकिन अब ये दोनों नाम जो है माइनस हो चुके हैं। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम इसमें शामिल नहीं है। अब जो नाम ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के उभरे हैं उनमें एक तो जनाब जो साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के, यानी जस्टिस मकबूल बाकर साहब, उनका नाम बड़ा तगड़ा हो गया है। उनके नाम पर बड़ा गौर फिक्र किया गया है। और दूसरा जो नाम है वो अगेन हफीज शेख साहब का है, जो कि मेरा ख्याल है पहला नाम भी था और शायद आखिरी नाम भी हफीज शेख साहब का हो सकता है। एक तो आपको मालूम है कि माहिर मईशत हैं और हमेशा से ही सबके बड़े फेवरेट होते हैं किसी भी दौर में। जब कहीं IMF से मामलात को तय करना होता है तो उसमें काफी उनकी जो है वो रहती है प्रेजेंस भी। तो उस हवाले से भी हफीज शेख साहब का नाम शुरू में भी आया था कि चूंकि पाकिस्तान की मईशत के हालात इस वक्त ऐसे हैं तो ताकतवर हल्के भी ये चाहते हैं कि कहीं कोई मईशत दान ही आए, ताकि आगे अगर इस सेटअप को थोड़ा प्रोलॉन्ग भी करना, जो कि अब ऑब्वियस है कि प्रोलॉन्ग होगा, तो उस सूरत में कोई मईशत दान ही हो ताकि वो बेहतर फैसले भी ले सके और मईशत अलबत्ता ज्यादा कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके। तो ये अब काफी टाइट सिचुएशन है मकबूल बाकर साहब का नाम और जो दूसरा नाम हफीज शेख साहब का। मकबूल बाकर साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये बहरहाल एक अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं और मकबूल बाकर साहब का नाम इससे पहले भी कंसिडर किया गया था जब नैब चेयरमैन की पोस्ट खाली हुई थी, उस वक्त भी इनका नाम काफी ज्यादा आ रहा था सामने खबरों में कि जनाब शायद उनको चेयरमैन नैब तैनात कर दिया जाएगा। तो बहरहाल उस वक्त तो उनको नहीं वहां पर लाया गया, लेकिन उस वक्त जो PTI की एक उस पर आप कह लें ओपिनियन थी, तो वो उन्होंने भी कोई इस पे ऑब्जेक्शन उस तरह से रेज नहीं किया था। उनका यही मानना था कि वो एक अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, तो अगर वो आते हैं इस पोस्ट पर तो शायद वो बेहतर ही ऑप्शन होगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि निगरान वजीर आजम के तौर पर उनको कंसिडर किया जा रहा है, तो मेरा भी ख्याल है कि कुछ जमातों को इस पर ज्यादा एतराज हो सकता है। एक दो उनके मैं चीजें आपको जरूर बता दूं कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के जो रेफरेंस था, जो उनके एसेट्स का रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हक में इसमें फैसला दिया था। तो ये एक अपने जो आईन और कानून के मुताबिक फैसला देने की शोहरत रखते हैं और बहुत ज्यादा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल जज नहीं रहे हैं। तो बहरहाल जनाब ये उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी देखते हैं कि वो बन पाते हैं या नहीं, लेकिन मेरी अपनी जो एक इनर फीलिंग्स हैं वो मुझे लग रहा है कि अगर इन दोनों में से ही किसी को बनाना है तो हफीज शेख साहब हो सकते हैं, लेकिन अब कोई डार्क हॉर्स है जो कि कहीं अचानक से नाम सामने आए और बन जाए तो फिर वो एक अलग बात हो सकती है। तो ये तो हो गई निगरान वजीर आजम की बात। अब जरा मैं आपको बता दूं कि जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या करती फिर रही है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ज्यादा पिछले दिनों तनकीद कर रही थी, ना सिर्फ एक साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा पर बल्कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पर भी उन्होंने बड़े अजीब व गरीब हमले किए। और मेरा ख्याल है कि ग्रेसफुली आप किसी को छोड़ दें वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी से ताल्लुक खत्म होने के बाद या उसको छोड़ने के बाद आप उसकी जात के ऊपर अजीब व गरीब हमले करते हैं। तो बेसिकली आप जब बात कर रहे होते हैं तो लोग आप पर तनकीद कर रहे होते हैं कि आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफेयर सा लगता है कि आप किसी से ताल्लुक के बाद उसको इस तरीके से उस पर रकीक हमले करें, और वो भी उस वक्त जब किसी एक वक्त में और थोड़ा ही अर्सा पहले तक आप इतने बढ़ चढ़कर उसके जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हो तारीफों में। तो ये आपकी अपनी बेसिकली मुनाफकत को ही चीज शो करती है। लेकिन अब वो लगता है कि खुद भी शिकंजे में आ गई हैं। उनकी एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें वो अपनी मुबैना तौर पर घरेलू मुलाजमा के साथ न सिर्फ तशद्दुद कर रही हैं, गालिम गलौज की तो आवाज भी आ रही है उस वीडियो में और काफी उनके साथ सख्ती और बदतमीजी से पेश आ रही है मोहतरमा। लेकिन बेसिकली उनका जो सारा ये सेट नजर आ रहा है सेट में जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, तो उसमें ये नजर आ रहा है कि वो काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो अपनी मुलाजमा पर काफी खफा हो रही हैं, उससे बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू भी कर रही हैं और शायद उनको एक आध थप्पड़ भी लगाया उन्होंने। लेकिन अब जो उनका मौक़िफ़ है इस पे वो ये कह रही है कि जी ये लेन देन का मामला था और कोई चोरी की थी उन्होंने, तो जी इसलिए बात थी, लेकिन ये पुरानी वीडियो है और इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाई बात ये है कि पुरानी वीडियो हो या नई वीडियो हो, वीडियो में है तो आप ही, मौजूद तो आप ही हैं, अल्फाज तो आपके ही हैं, रवैया तो आपका ही नजर आ रहा है। तो आपने पहले ये किया हो या किया हो, बात तो ये है कि आपने ये किया। और ये एक अजीब सी बात है कि आप लोगों को आहिर आकर भाषण में अच्छे अखलाकियात के और अंदर जो है वो आपका ये इनर सेल्फ हो, तो ये फिर जाहिर सी बात है एक तजाद आपकी पर्सनालिटी का शो होता है। लेकिन अगेन फिरदौस आशिक अवान साहिबा से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमेशा से ही उनकी जो
زبان ہے وہ کوئی اتنی اچھی تو رہی نہیں ہے، زبان و بیان پہ ہمیشہ ہی ان کے اعتراض ہوتا ہے. ایون جب وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی وزیر اطلاعات بھی تھیں اور وہ جس طریقے سے مریم نواز پر بھی الفاظی کرتی تھی تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں لگتی تھی اور اس وقت بھی ان پر تنقید ہوتی تھی. تو بہرحال جی وہ الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ سے ہی غیر محتاط ہیں اور کافی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتی ہیں. لیکن اب اگین آپ کسی ملازم کے اوپر، ملازمہ کے اوپر اس قسم کی چیخو پکار کریں تو یہ آپ کی بیسکلی اندر کی جو ایک سوچ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اچھی پوزیشنز پر ہونے کے باوجود، لا میکرز ہونے کے باوجود اگر لاز کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کافی ان پہ اس پر پریشر تو ہے، لیکن اگین کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میڈیا پر 2-4 دن خبر چلتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی تک تو رضوانوں کو انصاف نہیں ملا تو ہم کسی اور نئی ملازمہ کی کیا بات کریں. تو بہرحال جی یہ فردوس عاشق امان صاحبہ کی ویڈیو کا معاملہ. اور جاتے جاتے میں ذرا بات کر دوں، ویڈیو تو شہباز شریف صاحب کی بھی آئی ہے. اور یہ ویڈیو کس دن آئی ہے؟ ویڈیو اس دن آئی ہے جس دن ٹرین کا حادثہ ہوا ہے. اور ٹرین کا جو حادثہ ہے وہ اتنا بڑا حادثہ ہے، کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، جس میں درجنوں جانوں کا ضیاع ہو گیا ہے، درجنوں افراد زخمی پڑے ہوئے ہیں اور انتہائی افسوس کا عالم تھا. اتنے گھر جو ہیں اجڑ گئے ہیں. اور اس تاریخ دن میں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی دن وزیر اعظم صاحب ایک جلسے میں جاتے ہیں اور کھڈیاں میں یہ جلسہ ہے پی ایم ایل این کا، اور وہاں جا کر نہ صرف یہ کہ وہ تقریر فرماتے ہیں بلکہ وہاں پر جو میوزک بج رہا ہے اس میں وہ بڑے جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بڑا مایوب سا لگ رہا ہے. مجھے ان کے جھومنے پہ بھی اعتراض نہیں ہے، مجھے ان کے جلسے پہ بھی جانے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض اس کی ٹائمنگ پر ہے کہ اگر ایک دن آپ کے ملک میں اس قسم کا کوئی سانحہ پیش آ گیا ہے تو کم از کم آپ ایک آدھ دن کوئی جلسہ ملتوی کر سکتے ہیں. چلیں اگر جلسے کے انتظامات ہو چکے تھے، بڑا مشکل تھا اسے ملتوی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو آپ وہاں جا کر ایک مناسب سی تقریر کر کے بھی آ سکتے تھے. لیکن وہاں پر اگر آپ یہ جھومتے جھامتے آپ کے ویژولز آتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ایک دکھ کا باعث بنتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کوئی خدا نخواستہ حادثے ہو جائے تو ان کے جو وزراء اعظم یا صدور ہوتے ہیں وہ کس طرح دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ریلیف پہنچا سکے متاثرین کو. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے حسی پائی جاتی ہے اور یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. بعد میں آپ ایک آدھا ٹویٹ کر کے جی اچھا جی ہم غمزدہ ہیں اور دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بالکل روایتی سا معاملہ لگتا ہے، فارمیلٹی لگتی ہے، اس میں پھر ہمیں کوئی ڈیپتھ نظر نہیں آتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ سا ویژول تھا جو آج کے دن ہمیں دیکھنے کو ملا. اور اس جلسے میں پھر وہ بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب گالٹی بہن کے نہیں آتے، وہ عدالتوں کو انہوں نے فیس کیا، یہ وہ. تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، مطلب لٹرلی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یعنی آج تک 4 سال سے آپ کے بھائی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور تشریف لانے میں نہیں آ رہے، آپ کی حکومت ہونے کے باوجود نہیں آ رہے، عدالت کو آ کے فیس نہیں کر رہے، اور اوپر سے آپ پھر بھی اس کے اوپر آپ کس طریقے سے اس طرح دیدہ دلیری سے بات کر لیتے ہیں. مطلب سلام ہے بھائی آپ کی جرأت اور ہمت کو، کیا آپ پھر بھی آ کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، وہ چھپا نہیں. بھائی وہ کدھر چھپا ہوا ہے؟ 350-400 اس نے پیشیاں بھگتی ہیں اور ایک بہت ہی انصاف کا قتل کر کے کھلے عام اس کو آپ نے زبردستی جیل میں ڈال دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ تبرے فرما رہے ہیں اور مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ ڈرا ہوا ہے. اور وہ ڈرا ہوا نہیں ہے جو سینکڑوں میل دور جا کر، ہزاروں میل دور جا کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، واپس آنے کا نام نہیں لے رہا. تو وہ بہادر ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو یہاں پر جیل کاٹ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے 200 کیسز بھگت رہا ہے اور قتل کے اٹیمپٹس کو بھگت رہا ہے، تھریٹس کے باوجود یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ بزدل ہے. اور بہادر کون ہے کہ جو ہزاروں میل دور اپنے پیلس میں بیٹھا ہوا ہے، عیاشی کر رہا ہے اور باہر اپنے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی پہلے جیلیں مجھے کلین چٹ دیں، ڈالتے ہیں اور پھر میں آؤں گا. تو وہ بہادر ہے اور یہ بزدل ہے. تو یہ ایک نئی تعریف آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے ڈکشنریوں کو اب بدل لینا چاہیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.